नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में हम सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता, सैंधव सभ्यता, ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के रूप में भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे और अच्छे से आप लोग इसमें यहाँ पर हम बात करें। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम लोग पढ़ रहे थे कल पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर आज जो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री में अगर मैं बात करता हूँ तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से हम इसको जानते हैं। आप लोग अच्छे से मेरे साथ जुड़िए और बेहतरीन तरीके से देखिए, समय हमारे पास कम है तो हम लोग इसको अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे और पीडीएफ से कोशिश करेंगे, जो बड़े चैप्टर हैं उनको पीडीएफ से पढ़ेंगे, पीपीटी से पढ़ेंगे, है ना, ताकि आप लोगों के लिए सिलेबस जल्दी से जल्दी हम कराएं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले। और बात आती है हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन भी आता है, दो भी आते हैं, तीन भी आते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से इसमें रहते हैं, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, कि सर सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय क्या है, कि इसे किस किस नाम से जानते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम क्या बोलेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन। किसके बारे में हम बात करेंगे? कि सर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। इसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, कांस्य सभ्यता कहते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं, सरस्वती सभ्यता कहते हैं, सुमेरियन सभ्यता की बेटी कहते हैं। ये बहुत अच्छे से सारी चीजें आएंगी कि सर सिंधु घाटी सभ्यता को हम किस किस नाम से जानते हैं। आप कहेंगे सर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, कांस्य सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता की बेटी। सुमेरियन सभ्यता की बेटी किस सभ्यता को कहा जाता है, किस सिविलाइजेशन को कहा जाता है? आप कहेंगे सर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जो जानकारी मिली थी वो 1826 में मिली। किसके द्वारा? 1826 में सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी थी वो चार्ल्स मेमन को मिली। चार्ल्स मेंसन कह सकते हैं। चार्ल्स मेंसन ने क्या किया कि भैया वो क्या कर रहा था, वो खुदाई करवा रहा था। कराची से पेशावर तक जो है रेलवे लाइन बिछाई जानी थी, अंग्रेज अधिकारी था, हम गुलाम थे अंग्रेजों के। तो क्या हुआ कि भैया वो खुदाई करवा रहा था रेलवे लाइन बिछाने के लिए, एकदम समतल करवा रहा था। उसी दौरान उसे कुछ खंडर प्राप्त हुए, जिससे उसे लगा कि यहां पर कोई ना कोई सभ्यता जरूर रही होगी, कोई ना कोई सिविलाइजेशन जरूर रही होगी, ठीक है। लेकिन उसने उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया नहीं, बहुत ज्यादा फोकस उस पर किया नहीं। चलिए, अब क्या होता है मैं सारी डिटेल आपको अच्छे से पढ़ाता हुआ चलता हूं। बस प्रयास रखना कि आप लोग मेरे साथ पढ़ते हुए चलिए। लिखने के चक्कर में ज्यादा मत पढ़िए, लिखने के चक्कर में ज्यादा पढ़ेंगे ना तो लिख ही पाएंगे ना ही समझ पाएंगे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चाहे तो इसी के प्रिंट आउट निकलवा लेना, चाहे तो जो हैंड रिटन पीडीएफ आपको मिलेंगे उसके निकलवा लेना, ठीक है। चलिए, बात आती है कि सर जो पहली बार जो पता चला था वो पहली बार कब पता चला? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो पहली बार जानकारी मिली वो 1826 में मिली थी चार्ल्स मेंसन को। क्यों? क्योंकि उसको खुदाई के दौरान ईंटें प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? ईंटें प्राप्त हुई, जिसे हड़प्पा सभ्यता की ईंटों के नाम से भी जाना गया। कि भैया हड़प्पा सभ्यता से ईंटें प्राप्त हुई थी, किसको? चार्ल्स मेंसन को। किसको? चार्ल्स मेंसन को। कब? 1826 में। लेकिन 1856 में पहली बार कनिंघम ने सर्वेक्षण करवाया कि भाई
इसने क्या किया, इससे पता तो चला चार्ल्स मैनसन ने वर्णन कहां पर किया था इसका, जब वो खुदाई करवा रहा था तो उसे वर्णन कहां पर मिला। आप कहेंगे सर 1842-43 में एक पुस्तक प्रकाशित की गई, ठीक है, बुक में, अपनी बुक में भैया उसका वर्णन कर दिया। इस बुक का प्रकाशन कब हुआ था, इस बुक का प्रकाशन होता है 1842-43 में, जिसमें चार्ल्स मैनसन ने कहा था कि जब जब कुछ रेलवे लाइन वगैरह बिछाई जा रही थी उस दौरान कोई ईंटें प्राप्त हुई थी, लेकिन उसे सभ्यता का पता नहीं था, उसे सभ्यता का पता नहीं था। ठीक है, बात हो गई कि 1856 में पहली बार कनिंघम ने सर्वेक्षण करवाया। यह वही कनिंघम है जिसे भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहा जाता है कि सर भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहते हैं। आप कहेंगे सर ए कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, इसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर, आप कहेंगे सर अलेक्जेंडर, लिखना अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है जी, कनिंघम, ये आप लोग यहां पर लिखिएगा। समझ में आया कि सर पहली बार 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम या कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहते हैं, कनिंघम को। इसने यह बताया कि लाहौर से कराची के बीच जो रेलवे लाइन बिछाने के दौरान ईंटें मिली थी, वह ईंटें जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की थी। उत्खनन करवा लिया, क्या करवा लिया, उत्खनन। हालांकि यहां पर नाम क्लियर नहीं हुआ है कि क्या नाम है, यह क्लियर हो चुका है कि भाई यहां पर कोई ना कोई सभ्यता जरूर रही होगी, कोई ना कोई सभ्यता जरूर रही होगी। ठीक है माय डियर सलोनी, धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो ये सारी चीजें हम लोग लिख रहे हैं, बिल्कुल। अब बात आता है कि 1856 में इसको व्रिटन बंधु कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको व्रिटन बंधु कहेंगे। ठीक है, व्रिटन बंधु, आप कहेंगे सर व्रिटन बंधुओं ने हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार को दे दी कि सर हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी थी वो ब्रिटन बंधुओं के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा, व्रिटन बंधुओं के द्वारा दी गई है। और ये किसको दी गई थी, तो ब्रिटिश सरकार को। यहां पर इस समय कौन सी सरकार थी, आप कहेंगे सर इस समय ब्रिटिश सरकार थी। कौन सी सरकार थी जी, ब्रिटिश सरकार थी, क्योंकि हम तो गुलाम ही थे। ब्रिटिश सरकार को इसकी जानकारी दी गई। ठीक है, हालांकि आपने लिख लिया होगा, और नहीं लिखा है तो प्लीज लिख लीजिए। देखिए, इससे ज्यादा साफ राइटिंग तो लिख ही नहीं सकते, और वैसे भी लिखेंगे तो यही चीजें लिखी जाएंगी, यही चीजें सारी लिखी जाएंगी। तो यहां पर उत्खनन का मतलब होता है खुदाई, माइनिंग, खुदाई करना, माइनिंग करना। ठीक है, चलिए, उत्खनन का मतलब होता है बेटा माइनिंग। ठीक है, माइनिंग कराई गई थी, खुदाई करवाई गई थी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, यहां पर आप लोग इसको लिख लीजिए जल्दी जल्दी से। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। उत्खनन को हम बोल सकते हैं, आप क्या कहेंगे, एक्सकवेशन, आप कहेंगे सर एक्सकवेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। बस इसको आप लोग, जितना मैं आपको पढ़ाता हुआ चलूंगा ना, विश्वास रखना इससे ज्यादा आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा। चांदनी कुमारी मेरी प्यारी बहन, थोड़ा सा ट्रस्ट करिए, थोड़ा सा ट्रस्ट करिए मेरी प्यारी गुड़िया। आपके लिए ही मैं आपके समक्ष हूं, है ना, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं आपके सामने हूं। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं करना होगा तो फिर मैं आपके सामने आऊंगा ही नहीं। ठीक है, बस थोड़ा सा ट्रस्ट कर लीजिए, है ना, थोड़ा सा ट्रस्ट करिए। राहुल पटेल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमने यहां पर बात कर ली। अब बात आती है कि सर ये बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो कब से कब तक माना गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो 2500 से लेकर 1750 बीसी माना गया। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना। इसे ईसा पूर्व, इसे हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व। ठीक है जी, ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना है। अब इसका जो निर्धारण है कि भैया इसका निर्धारण कैसे किया गया है, कि भैया निर्धारण, आप कहेंगे सर निर्धारण कैसे किया, तो एक पद्धति होती है, C14, जिसे रेडियो कार्बन, आप कहेंगे सर रेडियो कार्बन पद्धति द्वारा, रेडियो कार्बन पद्धति द्वारा। ठीक है, रेडियो कार्बन पद्धति द्वारा। ये आप लोग लिखिएगा कि सर C14 यानी कि रेडियो कार्बन पद्धति द्वारा
पता लगाया जाता है कि यह सभ्यता कितनी पुरानी है। तो इसका जो समय माना गया वो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक माना गया है। हालांकि अभी भी एक भिरसाणा, एक नया खोजा गया स्थल है, उसने ये कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8000 से 7500 साल पुरानी है। ठीक है, चलिए हमने बात कर ली कि सर सबसे पहला प्रयास मार्शल ने किया था, जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल के द्वारा ये कहा गया कि अब ये 20वीं सदी की बात आ गई, 1921 के आसपास की बात आ गई कि जॉन मार्शल ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था, जो समय था, वो 1750 से लेकर 1750 से लेकर कब तक था? 2500 से लेकर 1750 तक। आदित्य ऐसे करने से नहीं आएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी माय डियर, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, बिना मेहनत किए तो माय डियर कुछ भी नहीं होगा। मेहनत अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर मैं हाथ से भी लिखवाऊंगा तो यही चीज लिखूंगा। ठीक है, चलिए अब इतना समय तो है नहीं भाई अपने पास कि हाथ से मैं सारी चीजें लिख दूंगा, है ना, समझो मेरी बात। और इससे पूरी चीजें हो जाती हैं, इससे पूरी चीजें हो जाती हैं कि सबसे प्राचीन नगर कौन सा खोजा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर है भिरडाना। भिरडाना हरियाणा में खोजा गया है और ये सबसे बड़ा नगर जो है भारत में वो राखीगढ़ी है। आप कहेंगे सर कौन सा है? भारत में राखीगढ़ी। और सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? भिरडाना। ठीक है, ये आप रखना, ये भी कहां पर है? ये भी हरियाणा में है। कहां पर? हरियाणा में। अब भैया ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, हरियाणा में सबसे बड़ा नगर भी कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे राखीगढ़ी। जो सबसे प्राचीन नगर है भिरडाना, इसे कब खोजा गया था? 2014 में। और ये कितना पुराना है? तो लगभग 8000 से लेकर 7500 बीसी पुराना बताया गया है। ठीक है, बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, अप्रोक्स लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ये किसका क्षेत्रफल है? आप कहेंगे सर सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता कि सर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल आप मुझे बताइए कि सर सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा। चलिए हमने बात कर ली। अब ये बताइए, यहां पर हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, लेकिन कहीं कहीं ना ये 2350 से लेकर 2350 से 1750 भी कहीं कहीं दिया हुआ है। लेकिन आप इसको ही देखिएगा क्योंकि 2500 से ही मैक्सिमम आता है। कहां से? 2500 से ही आता है। सर पीडीएफ से पढ़ाइए, बहुत कम समय में ज्यादा कंटेंट मिल जाता है। हाँ बिल्कुल ये बात सही है, बिल्कुल ये बात सही है। चलिए लिख लीजिए आप लोग। हाँ जी बिल्कुल भैया सही है, अमृत कुमारी जी बिल्कुल। चलिए देखिए पीडीएफ से बहुत कुछ तो मिल ही जाता है। अब ये हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये त्रिभुजाकार में थी। इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार थी, ट्रायंगुलर थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। क्षेत्रफल कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना नगर कौन सा? भिरडाना। कहां पर खोजा गया था? हरियाणा में, जिसकी खोज कब हुई? 2014 में। ये कितने साल पुराना बताया गया? लगभग 7.5 से लगभग आप कहेंगे सर, यहां पर आप कहेंगे सर ये लगभग कितने साल पुराना है? तो आप कह सकते हैं कि सर ये लगभग ये 8,500 से लेकर 7,500 साल पुराना है। ठीक है जी, लगभग 8,000 से 7,500 साल पुराना है। क्लियर है। अब भैया हरियाणा में, या हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में स्थित क्षेत्रों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? राखीगढ़ी। कहाँ है? हरियाणा में। समय का निर्धारण किसने किया था? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने किस आधार पर इसका समय बताया कि 2500 से 1750 बीसी है? C14 किसके द्वारा बताया? C14, जिसे कहते हैं रेडियो कार्बन पद्धति। रेडियो कार्बन पद्धति एक वैज्ञानिक पद्धति है जिससे इसका पता चलता है। ठीक है जी, चलिए हमने यहां पर बात कर लिया। देखिए हाँ जी अंकेश जी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। सर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो कभी भी नहीं आता है, कभी भी ऐसे नहीं आता। जो विवादित पॉइंट होते हैं ना वो कभी भी एक साथ नहीं दिए जाते, वो कभी भी एक साथ नहीं दिए जाते। ठीक है, ये पीडीएफ से आप लिख लीजिएगा, है ना, पीडीएफ से आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं।
आगे बात कर लेते हैं। सत्यम जी धन्यवाद। आगे बात करते हैं, लिखा है जी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये किस प्रकार की सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। मात्र सत्तात्मक का मतलब है कि जो परिवार का मुखिया है वो माता होती थी। इसमें क्या होता था, इसमें होता था परिवार का मुखिया। परिवार का मुखिया कौन होता था, तो परिवार का मुखिया माता। अच्छा, आज की डेट में परिवार का मुखिया माता ही तो है। अगर आप किसी से पैसे मांग रहे हैं, अगर आप किसी से पैसे मांगते हैं घर में, तो आप मम्मी से ही तो कहते हैं कि मम्मी पैसे दिलवा दो ना पापा से। मम्मी कहते हैं अच्छा सुनो जरा लड़का कहीं बाहर जा रहा 500 रुपए दे दो। ऐसे होता है ना। अच्छा, किस किस के साथ ऐसा है कि आप पैसे पापा के ना मांगकर किससे मांगते हैं, किससे मांगते हैं, तो मम्मी से मांगते हैं। ठीक है, चलिए एकता मेरी प्यारी बहन एक बार कोशिश करो आप, है ना, एक बार कोशिश करो। तो हमने पढ़ लिया कि सर जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मात्र सत्तात्मक सभ्यता है, जबकि वैदिक सभ्यता पितृ सत्तात्मक है, जहां पर परिवार का मुखिया पिता बन जाएगा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार का मुखिया कौन है, माता, यानी कि माता ही परिवार का मुखिया है। इसे मैट्रिआर्कल कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिआर्कल। चलिए, अब सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि मिली है वो भाव चित्रात्मक है। ठीक है, जो अपठनीय है, जिसको पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। ऐसी ऐसी लिपि जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो लगभग 64 चिन्ह मिले हैं, लगभग 64 चिन्ह मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो चिन्ह मिले हैं, अल्फाबेट्स मिले हैं, क्योंकि चिन्ह मिले हुए थे सबसे ज्यादा यू एवं मछली आकार के मिले हैं। किसके मिले हैं, मछली आकार के। आप कहेंगे सर किस आकार के मिले हैं, मछली आकार के। कि पहले भैया लिखा हुआ नहीं होता था, सिंबल बने होते थे। उन सिंबल से ही बस भावनाओं को समझा जाता था, जिसे पिक्टोग्राफी कहते हैं इंग्लिश में। कि सर सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, जो स्क्रिप्ट थी, वो भाव चित्रात्मक थी, जिसे पिक्टोग्राफी कहते हैं। और ये पिक्टोग्राफी कैसे लिखते थे, सीधे से उल्टे जाते थे, यानी कि राइट टू लेफ्ट लिखते थे। जिसमें 64 चिन्ह मिले हैं, 64 अल्फाबेट्स मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा यू और मछली आकार के अल्फाबेट्स हैं। पूजा किसकी करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, तो पूजा करते थे पशुपति की। पशुपति कौन है, भगवान शिव। पशुपति किसे कहते हैं, भगवान शिव को। ठीक है, मातृ देवी का मतलब है कि भैया एक देवी दिखाई गई है जिसके गर्भ में एक पौधा है, जिसके गर्भ में एक पौधा दिखाया गया है, जिसे धरती मां से रिलेट किया गया है, जिसे उर्वरता की देवी कहा गया है। क्या कहते हैं, उर्वरता की देवी, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी किसे बोला गया, मातृ देवी को, यानी कि धरती माता हम इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, धरती माता। चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर दीवानजी बैच के नोट्स बना रखे हैं तो एसएससी जीडी के लिए बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो सफिशिएंट बैच, सफिशिएंट हिस्ट्री है वहाँ। ठीक है, चलिए बस रिवीजन कर लेना, जो लगे कि ये नया है उसको लिख लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा। चलिए अब बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो पशु है, जो पशु होगा, उस पशु को किस नाम से जाना गया, कुबड़ वाला बैल कहा गया, जिसे हम्प्ड बैल कहते हैं, बुल कहते हैं। कि सर सिंधु घाटी सभ्यता में जो एक पशु मिला था, जो पवित्र पशु माना गया, उसे किस नाम से जाना गया है, तो उसे भैया सिंधु घाटी सभ्यता में आप कह सकते हैं सर कुबड़ वाला बैल। कौन सा, कुबड़ वाला बैल। समझ गए आप लोग। सर क्या सिंधु घाटी सभ्यता में आदमी रहते थे, वाह भाई वाह भैया, हाँ आदमी रहते थे, आदमी रहते थे, बिल्कुल। आधुनिक मानव जो हम तुम हैं, ऐसे ही मानव रहते थे। ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुबड़ वाला एक बैल था जिसकी पूजा की जाती थी, जिसे पवित्र माना गया। सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार करते थे। ठीक है, आयात निर्यात करते थे। अब आयात निर्यात कैसे करते थे, इनके पास रुपए तो थे नहीं, तो ये वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। जैसे किसी को गेहूं चाहिए तो उसे गेहूं दे देते थे। मेरे पास भैया चावल है तो मैंने उससे चावल ले लिए, उसे गेहूं दे दिए। ठीक है, मान लो मेरे पास चावल थे, मैंने उसे चावल दे दिए, उसने मुझे गेहूं दे दिए। जूते के बदले में कुछ और दे दिया, किसी चीज के बदले में कुछ और दे दिया। तो इस प्रकार से चीजें आती थी।
ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता दो टीलों में विभाजित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकतर जो स्थल मिले हैं, 99% जो स्थल मिले हैं वो दो भागों में बटे थे, एक तो उचले और एक निचले, यानी कि एक ऊपरी टीला और एक निचला टीला। ऊपर में राजा महाराजा उसके परिवार का निवास था, निचले टीलों में जो भैया आम जनता थी, कारीगर वगैरह थे, उनका निवास था। अब भैया केवल एक टीला मिला है लोथल, एक टीला मिला है धौलावीरा, जो 3 भागों में बटा हुआ था। धौलावीरा निचले टीले में है ना, मध्य टीले में, ऊपरी टीले में। और जो सिंधु घाटी सभ्यता में 2 टीलों की मैं बात कर रहा हूं, एक पश्चिमी टीला हुआ करता था और एक पूर्वी टीला हुआ करता था। ठीक है, यानी कि एक ऊपरी टीला और एक निचला टीला हुआ करता था। चलिए, हम लोग बात कर चुके हैं कि सर सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, यानी कि परिवार का मुखिया कौन होती थी? माता। परिवार का मुखिया कौन होती थी? माता। आपने पढ़ा परिवार का मुखिया माता। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, जिसे पिक्टोग्राफी कहते हैं, जिसमें 64 चिन्ह खोजे गए हैं अभी तक, जिसमें से सबसे ज्यादा जो चिन्ह मिले हैं वो यू आकार के और मछली आकार के मिले हैं। पूजा किसकी होती थी? पशुपति की। पशुपति मतलब शिव, मातृ देवी मतलब उर्वरता की देवी। पवित्र पशु था कुबड़ वाला बैल, और व्यवसाय होता था, आयात निर्यात होता था पारस के साथ। आप कह सकते हैं फारस खाड़ी से इनका आयात निर्यात किया जाता था। क्या करते थे ये? आयात निर्यात करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में 2 टीलों का वर्णन है, जिसमें 2 टीलें, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। लेकिन धौलावीरा 3 टीलों में विभाजित है। धौलावीरा 3 टीलों में, एक तो भैया ऊपरी टीला, एक ऊपरी, एक मध्य और एक निचला। ठीक है जी। चलिए, आई होप आपने यहां तक लिख लिया होगा। यहां तक बिल्कुल। सर मेरे पास बिनर बैच के CGL वाला जो बिनर बैच था उसके नोट्स हैं। बिल्कुल भैया, वो काम कर जाएंगे आपके लिए, आप परेशान मत होइए। उसमें तो मैंने बहुत डिटेल में हिस्ट्री कराई थी। वो तो CGL, CPO और CHSL वगैरह वो मतलब सबके लिए सफिशिएंट थी। वो तो यूट्यूब पर ही मैंने पढ़ाया था। हाँ, अगर उसकी है तो वो बहुत बढ़िया रहेगी। मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पढ़ना तो सभी पड़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री कह लें, प्राचीन इतिहास कह लें, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलिए, अब बात आ गई सर, ये हमने लिख लिए, यहां तक हमने इनको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं तो यही कह रहा हूं कि आप इसको ना लिखो तभी अच्छा है, क्योंकि PDF से आप इसको लिख लेना। अब ये देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मैं बात करूं, जो विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में कहां पर है? मांडा चेनाब नदी के किनारे पर है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। पूरब में अगर मैं बात करूं, ये पूर्व है, ये क्या है? पूर्व। और ये क्या है? उत्तर। ये क्या हो जाएगा? उत्तर। ये क्या हो जाएगा जी? दक्षिण। ये क्या होगा जी? दक्षिण। ये क्या हो जाएगा? पश्चिम। क्या होगा जी? पश्चिम। आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है कि सर ये कैसे है? कि सर उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। कि सर उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक थी? मांडा तक। मांडा कहां है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी के किनारे पर है मांडा? चेनाब नदी के किनारे पर। सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व में कहां तक थी? आलमगीरपुर तक। और आलमगीरपुर कहां पड़ता है? मेरठ। कहां पड़ता है? मेरठ कहां है? यूपी में। ये कौन सी नदी के किनारे पड़ता? हिंडन नदी के किनारे पर। कौन सी? जो हिंडन रिवर थी, हिंडन नदी के किनारे पर था। दक्षिण में सिंधु घाटी का जो स्थल है वो देमाबाद है, महाराष्ट्र में। कहां पर है जी? महाराष्ट्र में। ठीक है जी, इसे हम महाराष्ट्र कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? चाहो तो यहां पर लिख लो, MH की जगह। आपको ना समझ में आए तो इसे आप महाराष्ट्र भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो जी? महाराष्ट्र। चलिए, बहुत बढ़िया, इसे आप कर सकते हो महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आप कहेंगे सर महाराष्ट्र। ठीक है, पिब्रा नदी के किनारे पर, और पिब्रा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। तो कहीं कहीं पिब्रा नदी ना लिखकर केवल ये आ जाता है। देमाबाद किस नदी के किनारे पर है? तो गोदावरी लिखा हुआ मिलेगा वहां पर, क्योंकि गोदावरी की सहायक नदी है पिब्रा नदी। ठीक है, पश्चिम में जाते हैं सुद कांगेडोर। सुद कांगेडोर कहां पर है? पाकिस्तान में। यह दसक नदी पर या दास्क नदी पर है।
दास्क नदी कह सकते हैं, दशक नदी कह सकते हैं, उसके किनारे पर सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिम स्थल है। ऐसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था, तो सबसे पूर्वी स्थल था आलमगीरपुर मेरठ में, उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के किनारे पर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था, मांडा, कहां था, चेनाब नदी के किनारे पर। कहां पर, चेनाब नदी के किनारे पर। कहां पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। पश्चिमी स्थल कौन सा था, सुत कांगेडोर, कहां पर मिला, दासक नदी के किनारे पाकिस्तान में, जो बलूचिस्तान पड़ता है। ठीक है, ये कहां पर है, आप कहेंगे पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है बलूचिस्तान। कौन सी, बलूचिस्तान। ठीक है, सुत कांगेडोर कहां पर है, बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान कहां पर है, आप कहेंगे पाकिस्तान में। कहां पर है, पाकिस्तान में। चलिए, बहुत बढ़िया, समझ गए भैया यहां तक। चलिए, ये सारे पॉइंट हमने लिख लिए हैं, अब आगे बात करते हैं। चलिए, ये आप मुझे बताइए, किसी को यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब आगे बात होती है कि सर ये बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल हैं, किसकी खोज कब की गई, किसने की गई। हालांकि किसी किसी में ईयर में हो सकता है, कहीं कहीं अलग लिखा हुआ हो, किसी किसी ईयर में, किसी बुक में अलग लिखा हो, तो उस पर विवाद मत करना। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग मिल सकता है। मैं आपको एग्जाम में जो आए हुए हैं उन्हीं पर मैं वेस बता रहा हूं। चलिए, हमने बात कर ली कि सर हड़प्पा की बात करते हैं तो 1921 में हड़प्पा की खोज रावी नदी के किनारे पर होती है, दयाराम साहनी ने। किसने, दयाराम साहनी, जो कि पाकिस्तान में है। कहां पर है, पाकिस्तान में है। ठीक है, दयाराम साहनी कहां पर होगा, पाकिस्तान में। ठीक है, किसको खोजा गया था, हड़प्पा को। हड़प्पा को कहां पर खोजा गया, पाकिस्तान में। किसने खोजा था, दयाराम साहनी ने। किसके नेतृत्व में काम कर रहे थे, जॉन मार्शल के नेतृत्व में काम कर रहे थे। ठीक है, सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा है, हड़प्पा। कब, 1921 में। कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। किसने खोजा था, दयाराम साहनी ने। और कहां पर है जी ये, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सबसे पहले नगर खोजा गया था, जिसका नाम है हड़प्पा। और इसी के कारण, हड़प्पा नगर खोजने के कारण सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता कहा गया। देखिए, अधिकतर जो स्थल खोजे गए वो सिंधु नदी या सिंधु की सहायक नदियों के आसपास खोजे गए। इस कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी पड़ गया। क्या पड़ गया, सिंधु घाटी सभ्यता भी पड़ गया। गगन जी, बिल्कुल बिल्कुल आप ध्यान रखना, माउंट का मतलब होता है टीला। टीला जो है वो माउंट होता है। अनीता, टीला जो है वो माउंट होता है या उठा हुआ क्षेत्र। ठीक है, चलिए, अब बात आती है मोहनजोदड़ो। हालांकि इसको मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा। मोहनजोदड़ो जिसे 1922 में खोजा गया सिंधु नदी के किनारे पर। कहां पर, सिंधु नदी के किनारे पर, सिंधु रिवर के किनारे पर इसको खोजा जाता है। राखाल दास बनर्जी, जिन्हें आर.डी. बनर्जी के नाम से भी जानते हैं, आर.डी. बनर्जी। ठीक है, राखाल दास बनर्जी के नाम से जानते हैं। ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही है। कहां पर हो जाएगा जी, आप कहेंगे सर पंजाब में। कहां पर, ये पाकिस्तान में। कहां पर, पाकिस्तान में। चलिए, अब बात आ गई कि सर इसे और क्या कहते हैं। इसके तो आगे भी है, माउंट ऑफ डेथ, मृतकों का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं, मृतकों का टीला कहा जाता है। चहुंदड़ों की बात करते हैं। चहुंदड़ों जिसे 1924 में, चहुंदड़ों को 1934 में सिंधु नदी के किनारे पर, सिंधु नदी के किनारे पर मजूमदार द्वारा खोजा गया। ये भी पाकिस्तान में मिला। धौलावीरा जिसे 1967-68 में लूनी नदी के किनारे पर खोजा गया, जिसे रविंद्र सिंह बिष्ट, इसे क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट और जेपी जोशी, जिनका नाम है जगपति जोशी। आप कहेंगे सर जगपति जोशी। तो भैया आप कहिएगा धौलावीरा कहां पर है, गुजरात में खोजा गया है, और जो कि 3 भागों में बांटा हुआ है। 3 भागों में बांटा हुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये सारे पॉइंट हमने लिख लिए। अब बात ये हो गई कि सर इसकी खुदाई हो गई यहाँ पर। हालांकि इसके बारे में हम बात करेंगे। चहुंदड़ो कहीं कहीं इसकी जो खोज है ना वो 1931 बता रखी है। कब, 1931 बता रखी है।
हालांकि 1931 में खोज नहीं हुई है, तो आप कहेंगे सर इसके बारे में जानकारी भले ही पता चली, उत्खनन जो हुआ है, एग्जीबिशन कब हुआ है, तो आप कहेंगे 1934 में। फटाफट से आप लिख लीजिए। चलिए मैं साइड हूं, जल्दी से इसको लिख लीजिए फटाफट से, बहुत बढ़िया। चलिए लिख लीजिए आप लोग। सर पूरा लिखवा दो, बिल्कुल लिखिए। चलिए पूरा लिखवा देता हूं। तो इसकी जो खोज है, खोज होती है कब, लिखो जी, खोज हो गई जी 1931 में। किसके द्वारा, एन मजूमदार द्वारा। ठीक है, एन मजूमदार, मजूमदार। ठीक है, अब बात आती है तो भैया इसका इसका जो 1934 है ना, 1934, यहां पर तो 1934, ये 1934 ही कर लो, चलो इसको, यहां तो 1931 लिख लो, 1931, इसको क्या कर लो, 1931 कर लो। ठीक है, क्योंकि नीचे तो 1931 लिखा हुआ है ही, 1931। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि सर इसका इसका उत्खनन कब हुआ है, उत्खनन, आप कहेंगे सर उत्खनन हुआ है 1934 में। और ये किसने किया है, अर्नेस्ट मेके ने। किसने, अर्नेस्ट मेके। हालांकि मैं इनको पढ़ाता अर्नेस्ट मेके, यहां पर ना मैं लिखवा देता आपको, ये तो मैं केवल वैसे बता रहा था, क्योंकि मैं डिटेल में तो इसको यहां से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। जैसे ये है, इनको डिटेल में पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक एक उसकी। लेकिन अभी तो मैं केवल क्या बता रहा हूं, केवल स्थल बता रहा हूं, उनके खोजकर्ता बता रहा हूं, कहां पर मिला है वो बता रहा हूं। ठीक है, धौलावीरा भी हमने पढ़ लिया। चलिए जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। हाँ जी, चलिए अभी तो ये जरूरी थोड़ी पाकिस्तान में, ये तो बहुत सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। केवल मैंने ये बताया कौन सी नदी कहां किस में मिला है। इनको और डिटेल में पढ़ेंगे कि हड़प्पा से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए थे, कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। समझ गए आप लोग यहां तक। चलिए आगे बात आ गई लोथल। देखिए लोथल 1952-53 कह सकते हैं क्या, 54 कह सकते हैं क्या, 1954 में भोगवा नदी के किनारे पर एस आर राव द्वारा भैया गुजरात में खोजा गया। कहां पर, गुजरात में इसको खोजा गया है। चलिए आप कहेंगे सर एस आर राव द्वारा गुजरात में इसको खोजा गया है, लोथल है। ठीक है जी। चलिए बात आती है बनावली। बनावली के बारे में बहुत सारे चीजें हैं, जिसे बनावली आप कहेंगे आर एस वेस्ट के द्वारा हरियाणा में खोजा गया, दुष्दती नदी जिसे सरस्वती नदी के नाम से जानते थे। चलिए लिख लीजिए फटाफट से, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार, लिख लीजिए यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है कि सर बनावली जो कि 1974 में द्वसदती यानी कि सरस्वती नदी के किनारे पर खोजा गया था, रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा, जो हरियाणा में है। ठीक है, अब बात आती है कालावंगन। कालीवंगन कह लें, जिसे घग्गर नदी के किनारे पर खोजा गया था राजस्थान में 1953 में। अमलानंद घोष, बीके थापर ने 1960 में इसकी खुदाई करवा दी। कालीवंगन मतलब काले रंग की चूड़ियां, इसके अर्थ भी पढ़ेंगे हम। रोपड़, रोपड़ जो सतलज नदी के किनारे पर है पाकिस्तान पंजाब में, 1953 में इसकी बाई डी शर्मा, यज्ञ दत्त शर्मा। कौन है जी ये, आप कहेंगे सर इनका नाम होगा यज्ञ दत्त शर्मा, यज्ञ दत्त शर्मा, यज्ञ दत्त शर्मा। चलिए बहुत बढ़िया कि सतलज जो है पंजाब में 1953 में, जिसको रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे पर पंजाब में 1953 में खोजा गया था, यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा जी, यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा। चलिए लिख लीजिए भैया, बहुत बढ़िया। अब ये सारे पॉइंट हमने यहां पर पढ़ लिए। चलिए मैंने कहा था ना, बिल्कुल बिल्कुल संजना जी, मैंने कहा था ना कहीं कहीं कुछ और भी लिखा हो सकता है, मैंने इसे स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था। ठीक है, इसे स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बता दिया था आप लोगों को। चलिए फटाफट से लिख लिया होगा यहां तक। वैसे तो मैं तो यही सलाह दूंगा, आप मुझसे बहुत छोटे होंगे, मैं अपने तजुर्बे से ये कह सकता हूं, पिछले 10 सालों के एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूं कि आप अब इसको अपडेट करिए अपने आप को। जो चीजें यहां पर ज्यादा मिल जाएंगी तो ज्यादा लेनी चाहिए, है ना। बाकी मैं तो ये कहूंगा जैसे जिसको समझ में अच्छी बात है।
चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करेंगे, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब बात आ गई सर राखी गढ़ी। राखी गढ़ी भी कहाँ खोजी गई थी? राखी गढ़ी घग्गर हरियाणा में, और ये 1963 में इसकी खोज हो जाती है। ठीक है, अब बात आती है सुरकोटदा 1964 में, जिसको सादी कौर नदी कह सकते हैं, गुजरात में जेपी जोशी के द्वारा खोजा गया। इसको लिखिए, अब फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे भैया, डिटेल में पढ़ेंगे, जल्दी से बताइए राखी गढ़ी की खोज कब हुई है भैया, बताओ। चलिए फटाफट से लिख लीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं तुषार जी, यहां तक हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया, यहां तक हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया। अब बात यहां पर ये आती है कि सर अब ये अन्य स्थल हो गए। ठीक है, अन्य स्थल हो गए, तो ये आपको मैं दे देता हूं, है ना। ये तो हम देखेंगे जैसे कि पाकिस्तान में कौन कौन से हैं, कि सर पाकिस्तान में अमरी है, कोटदीजी है, ठीक है, अल्लाह दीनो है, और भैया गडेरी वाला है। कौन सा है? गडेरी वाला है, जो सबसे बड़ा स्थल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? गडेरी वाला। ठीक है, हरियाणा में बालू है, भगवानपुरा है, बालू जो है भगवानपुरा में है, और मीनाथल, मीनाथल कहाँ पर? कुणाल कहाँ पर? हरियाणा में। राजस्थान में बालाथली है, कर्णापुर है, गुजरात में देसलपुर है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, तो ये तो आप लोग भैया पीडीएफ से लिखना। अभी हम बात करते हैं, अभी हम यहाँ पर बात करते हैं हड़प्पा के बारे में, कि सर हड़प्पा के बारे में हम बात करेंगे, कि सर हड़प्पा की खोज, हमें पता था कि हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी माधव स्वरूप वत्स ये काम कर रहे थे। तो इन्होंने भैया क्या किया, हड़प्पा सबसे पहले एक नगर खोजा गया, इसे यहीं से क्या हुआ भैया, कांस्य की खोज हुई, इसलिए हड़प्पा को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे? कांस्य युगीन सभ्यता। देखिए हड़प्पा की बात होगी कि इस समय कांस्य की खोज हुई। ठीक है, तांबा अलग है, कांस्य अलग है। कांस्य जो है वो टिन और तांबे के मिश्रण से बनता है। हड़प्पा जो है, हड़प्पा को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि इसी समय कांस्य की खोज की गई थी। ठीक है, टिन और तांबे के मिश्रण को कांस्य कहते हैं। यह सिंधु नदी के तट पर बसा था, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। इसकी जो परिधि है, जो रेडियस है वो 5 किलोमीटर के उसमें होगी। इसकी जो रेडियस है ना, कि ये बसा हुआ कितने में है, तो आप कहेंगे सर 5 किलोमीटर के रेडियस में। तो 5 किलोमीटर का रेडियस है भैया हड़प्पा का, और ये ग्रिड पद्धति से बसा हुआ है। कैसे? ग्रिड। आपने देखा होगा ग्रिड ऐसे करके मकान बने रहते थे इसमें। ठीक है, ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति ये होती है। ठीक है, ग्रिड पद्धति ये होती है। तो ये जो थे ना, ये ग्रिड पद्धति से बना हुआ था, लगभग 5 किलोमीटर की परिधि में। कितनी? 5 किलोमीटर की परिधि में बना हुआ था। चलिए, मोनार्क शर्मा कह रहे हैं सर आपकी पॉलिटी बहुत हेल्प करती है, थैंक यू। अरे बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर। चलिए अभी पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। ये हमने पढ़ लिया कि सर मोहनजोदड़ो से हमने क्या क्या प्राप्त किया था। तो मोहनजोदड़ो से कांस्य की खोज हुई, इसीलिए हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो बाद में पढ़ रहे हैं, पहले हड़प्पा पढ़ेंगे। हड़प्पा से कांस्य की खोज हुई, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। सिंधु नदी के किनारे पर बसा था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं संदीप माय डियर, इग्नोर किसी को नहीं करते। अब ये बताइए, अगर जितने बच्चे पढ़ रहे हैं मैं सबके कमेंट तो नहीं पढ़ पाऊंगा ना माय डियर ब्रदर, है ना। 5 किलोमीटर की परिधि में था, ग्रिड पद्धति में बसा हुआ शहर था ये। अब बात आती है कि सर हड़प्पा से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सर एक श्रृंगी पशु मिला, जिसे कुवड़ वाला बैल कहते हैं। हाथी के दांत का पैमाना मिला, जो नापने वाला होता है ना पैमाना, वो हाथी के दांत का बना हुआ था। टेराकोटा के हल मिले, स्वास्थिक चिन्ह मिला, मातृ देवी की मूर्ति मिली, हाथी का कपाल मिला, लकड़ी का ताबूत मिला,
कुम्हार का चाक मिला, गरुड़ की मूर्ति मिली, मछुआरों के चित्र मिले, तांबे की इक्का गाड़ी मिली, ठीक है, तांबे की इक्का गाड़ी मिली और मुद्रा बनाने की सैल खड़ी मिली। ये जो साक्ष्य हैं ये कहां से मिले थे? ये मिले थे भैया सिंधु घाटी सभ्यता में। जो स्थल मिला था हड़प्पा, हड़प्पा से जो प्राप्त हुए थे, जैसे एक श्रृंगी बैल, ठीक है। अब बात करेंगे सर एक सींग वाला बैल जिसे कह सकते हैं, हाथी के दांत का पैमाना मिला, पैमाना मतलब मेजरमेंट करने वाला, ठीक है। टेराकोटा का हल मिला, स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है, टेराकोटा मिट्टी, स्वास्तिक चिन्ह मिला। आप जानते हैं ना स्वास्तिक चिन्ह ऐसे करके बनाया जाता है, ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह ऐसी तो बनता है कि सर इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो आप कहेंगे सर ये हड़प्पा से प्राप्त हुए। मातृ देवी की मूर्ति कहां से मिली? हड़प्पा से। हड्डी का कपाल, कपाल मतलब हाथी का कपाल, लकड़ी का ताबूत, कुम्हार का चाक, गरुड़ की मूर्ति, मछुआरों का चित्र और तांबे की इक्का गाड़ी जिसे बैलगाड़ी के नाम से भी जान सकते हैं, मुद्रा बनाने की सैल खड़ी, ठीक है। शव दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं और यहां से कब्रिस्तान मिला है R37 कि सर बहुत इंपॉर्टेंट है कि R37 नामक कब्र कहां से मिला है? हड़प्पा नामक स्थल से। कपास की खेती के साक्ष्य मिले कि हड़प्पा में जो है कपास की खेती करते थे लोग। किसकी? कपास की खेती करते थे। चलिए बताइए, समझ गए। अब बात आती है सर कुल 9 फसलों का ज्ञान था। हड़प्पा सभ्यता से जो साक्ष्य मिले हैं कृषि के, उनमें 9 फसलों के साक्ष्य मिले। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा स्थल था यहां से 9 फसलों का ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने? 9 फसलों का ज्ञान प्राप्त हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में जो लोग निवास करते थे उन्हें 9 फसलों का ज्ञान था। यहां से एक सुरक्षा दुर्ग मिला, सुरक्षा दुर्ग जिसे माउंट एवी कहा गया। माउंट एवी जो है व्हीलर, व्हीलर एक इतिहासकार है, व्हीलर के द्वारा जो दुर्ग मिला था, इतिहासकार, हिस्टोरियन इतिहासकार था व्हीलर। व्हीलर कहता है कि जो एक सुरक्षा कवच मिला था उसका नाम था माउंट एवी, यानी कि जो स्थल बने हुए थे इनके चारों तरफ घेराबंदी की जाती थी। क्या किया जाता है? घेराबंदी की जाती थी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सर जो माउंट एवी एक सुरक्षा दुर्ग है, सिक्योरिटी फोर्ट है, वो कहां से मिला था? आप कहेंगे सर वो मिला था हड़प्पा से। कहां से? हड़प्पा से। चलिए लिख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हमने सारी चीजें पढ़ ली। आगे बात करें, यहां से बात आती है मोहनजोदड़ो कि सर मोहनजोदड़ो जिसे 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था, इसे क्या कहा गया है? इसे कुओं का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इसे कुओं का शहर कहा जाता है, ठीक है। तेज पढ़ा रहे हैं तो भैया लो लिख लो, लिख लो। मैं तो ये सोच रहा हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो जाएं, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं। अगर आप चाह रहे हो कि पीडीएफ इस यहीं क्लास में लिखेंगे और फिर बाद में घूमने निकल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। या तो पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा या फिर भैया अपने घूमने के टाइम से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। क्योंकि अभी तो आप मेरे साथ पढ़ते चलो, समझते चलो, स्पीड तेज है तो लिखते चलो, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरी स्पीड भी कम है और मैं समझना भी चाह रहा हूं और मैं साथ के साथ लिखना भी चाह रहा हूं, तब तो फिर समस्या है, फिर तो बहुत समस्या है, फिर तो समस्या हो जाएगी, ठीक है। नितेश बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर पढ़ाइए पीडीएफ से ही, या बाद में लिखेंगे। सर पीडीएफ से कंटेंट ज़्यादा मिल जाता है, बिल्कुल अच्छा रहता है। हाँ बिल्कुल अच्छा रहता है। अब मैं हाथ से लिखता तो शायद इतना सारा कंटेंट मैं आपको बता ही नहीं पाता, है ना आकाश मेरे भैया? ठीक है जी। चलिए, बीनू कह रही नाइस, बहुत धन्यवाद। चलिए हाँ जी, लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर। हाँ ट्रेडमैन में भी आएगा, ट्रेडमैन में भी आएगा, सीआईएसएफ में जो ट्रेडमैन होगा उसमें भी हिस्ट्री आता है। चलिए आगे बात कर लें। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर बात हो गई, अब यहाँ पर बात हो गई सर मोहनजोदड़ो की। हम बात कर रहे हैं सर मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं? कुओं का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? कुओं का शहर कहते हैं। अर्थ यहाँ पर इसका यह है, मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला,
मीनिंग क्या है इसका? माउंड ऑफ डेथ। क्या होगा? माउंड ऑफ डेथ। सिंधु घाटी का बगीचा किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। कि सर सिंधु घाटी सभ्यता की बात मैं कह रहा हूं कि सर सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो दूसरा स्थल था जिसे भैया आप कहेंगे सिंधु घाटी का बगीचा कहा गया है। और सर्वाधिक जनसंख्या सिंधु घाटी सभ्यता में थी। दूसरा सबसे बड़ा स्थल था पाकिस्तान का। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? अभी हमने पढ़ा था कि सर पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? आप कहेंगे सर गडेरी वाला। कौन सा था? गरेड़ी वाला। ठीक है जी। लेकिन यहां पर अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो। चलिए, विशाल अन्नागार यहां से प्राप्त हुआ। सबसे बड़ी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता में, सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी थी? तो वो यही थी, विशाल अन्नागार। ह्यूज ग्रेनरी, जिसे ग्रेट ग्रेनरी के नाम से भी जानते हैं, इसे ग्रेट ग्रेनरी के नाम से भी जानते हैं, ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है। लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, आप कहेंगे ग्रेट ग्रेनरी, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? आप कहेंगे सर इसे हम विशाल अन्नागार के नाम से जानेंगे। ठीक है। विशाल स्नानागार। ठीक है। स्पेशियस बाथ कहते हैं कि या ग्रेट बाथरूम कह लें। ठीक है। क्या कह लें? ग्रेट बाथरूम कहां से प्राप्त हुआ था? तो आप कहेंगे सर ये बाथरूम कहां से मिला था? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी, आप यहां पर ध्यान रखना कि सर किसने कहा था? एक इतिहासकार है कि सर स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट, आप कहेंगे सर स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ये क्या कहता है? पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को, मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा, विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा, राजधानी कहा। ठीक है जी। क्या कहा? जुड़वा राजधानी कहा। ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह यहां से मिला है। स्वास्तिक चिन्ह यहीं से मिला, हड़प्पा से नहीं मिला है ना। हड़प्पा में क्यों पढ़ लिया हमने कि सर स्वास्तिक चिन्ह मिला है? ये स्वास्तिक चिन्ह आप केवल मोहनजोदड़ो में पढ़ो। किस में पढ़ो? केवल मोहनजोदड़ो में पढ़ो। ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह आप क्या पढ़ो? मोहनजोदड़ो से पढ़ो। ठीक है। यहां पर आप इसको मत पढ़िए, केवल मोहनजोदड़ो से पढ़िए कि स्वास्तिक चिन्ह कहां से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ठीक है। कहां से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। बने हुए कपड़े, बने हुए या बुने हुए कपड़े कहां से मिले? एविडेंस ऑफ वोवन फैब्रिक, ये कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। एक बैल या श्रृंगी बैल आकृति वाली मोहर कहां से मिली है? तो मोहर कहां से मिली है? वो मिली है मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। चलिए यहां तक आप लिखिए, यहां तक लिख लीजिए। पता है आप पीडीएफ से इसलिए नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि आपको कंटेंट बहुत ज़्यादा मिल जाता है। आप जब लिखने बैठते हो तो आपको लिखते लिखते हाथ दुख जाते हैं। टेराकोटा का मतलब मिट्टी, मिट्टी, मिट्टी का हल। इसलिए आप सोच रहे हो कि भाई हाथ से लिखवा देंगे तो सर भी कम लिख पाएंगे और आपको भी लिखने में कम पड़ेगा। तो बेटा अभी आप जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, अभी आप मेहनत थोड़ा सा कर लीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। वरना मेरा क्या, मैं तो हाथ से लिख के पढ़ा दूंगा, है ना। मुझे 20 क्लास की जगह मैं 30 क्लास में ख़त्म कर लूँगा, है ना। लेकिन आपका तो लॉस हो जाएगा बेटा, आपका लॉस हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपका लॉस हो। बताइए आप चाहते हैं क्या ऐसा आपका लॉस हो? चलिए जी, तो ये क्लास कैसी लगी आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। मज़ा आया पढ़ने में? हालांकि मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी एडवांस में देकर जा रहा हूँ, इसे आप घर से लिखना ताकि कल आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें ना आए। ठीक है, कल आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए। मैं पूरी पीडीएफ डलवा देता हूँ अभी, तो इसको आप लोग कल लिखिएगा। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे। तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।